हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पार्ट भी थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। ठंडी भी ज़्यादा हो रही है, तो जो सैम्पल पेपर हम कर रहे थे 2020 उसका पार्ट भी है, उसका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे चाहिए, हमें PDF चाहिए या भी जो भी चाहिए, ठीक है। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर नहीं करते, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम की ID है मेरी, वही सेम चीज़ है, SMC1729, ठीक है। टेलीग्राम की ID है, ठीक है। नीचे संजीव है, आप इस पे सर्च करके टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको PDF भी, जो आपको PDF चाहिए, जो भी क्वेश्चन है उसके साथ सब डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। SMC1729 संजीव, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है। बाकी जो बच्चे मुझे जानते हैं उनके पास व्हाट्सएप नंबर है ही ऑलरेडी, ओके। तो अब भाई हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इफ HCF 54 and 81 is equal to 27 then find the LCM of 54 and LCM। देखो आप जानते हो उसने दिया हुआ है HCF, ठीक है। HCF है आपके पास 54 एंड 81 का HCF उसने दे रखा है 27। उसने बोला भाई LCM बताइए आप, ठीक है। LCM कितना होगा ये बताइए आप। देखो इसके लिए आप जानते थे, ये आपके पास था HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ AB जो होता था, इन दोनों का प्रोडक्ट होता था इंटू B के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब जो A और B थे हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उन दोनों का HCF उन दोनों के LCM के मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, इंटू करेंगे, तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। HCF आपको दिया हुआ है 27, LCM निकालना है, ठीक है। LCM ऑफ A एंड B, इसको ऐसे लिखे रहते थे AB। अब AB हमारे पास ये नंबर ही है ना, 54 एंड 81, ठीक है। 54 इंटू 81, ठीक है। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, LCM ऑफ A एंड B की जगह चलो यहाँ लिख देते हैं हम, कितना 54 एंड 81 इसकल टू हो जाएगा 54 इंटू 81 अपॉन 27। देखो सिंपल सा है, 27 दूनी 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 2 जा 4 + 1। अब इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 1 2, 8 2 16, 162 आ जाएगा, ठीक है। ये 162 क्या हो गया, LCM हो गया। अब देखो प्रूफ करने के लिए मैंने पहले बताया था, जो HCF आता है, HCF से वो दो नंबर डिविजिबल होते हैं, और LCM जो होता है उन दोनों नंबर से LCM डिविजिबल होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 27 HCF तो दिया ही है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं। 27 2 जा 54 होते हैं, 27 3 जा 81 होते हैं। अब इन नंबर से ये LCM डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 54 से इसको डिवाइड करें, 5 3 15, 54 3 जा और 8 2 जा 81 2 जा 162 ये होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसको, मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। आगे अब क्वेश्चन नंबर हमारा 22, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल्स। मतलब कि यदि एक सर्कल है इस तरीके से आपको दिया हुआ है, उसने बोला कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट ये है, उससे कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं किसी सर्कल पर, ठीक है। तो वो क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। PA और PB इस तरीके से वो पूछ रहा है कि ये इक्वल हैं। बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समान लंबाई की होती हैं, ये ज्ञात करना है आपको। तो ये हमारे पास सेंटर, ठीक है, ये C हो गया। अभी आप जानते हो कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो होता है लाइन, जो रेडियस होती है हमारी, ये वाली जो रेडियस होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मतलब कि आपको 2 प्रूव करना है, PA इक्वल टू PB, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आप ज्वाइन कर सकते हो, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन में आपका क्या होगा, ज्वाइन PC जहाँ पे C इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन क्या क्या दिया है, सर्कल दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये थ्योरम है 9th क्लास के। प्रूफ में क्या करेंगे आप, इन ट्रायंगल, आप 2 ट्रायंगल ले लेंगे कोई से भी, इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल PAC।
अब इसमें आप देखिए जो यहाँ पे बी सी इजकल टू ए सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल है, दिख रहा है आपको, ये रेडियस और ये रेडियस, तो रेडियस तो सर्कल की कहीं भी होगी बराबर ही होती है, इक्वल होती है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा आपको एंगल दिया हुआ है उसने, देखो एंगल कौन सा दे रखा है, पी वी सी इजकल टू एंगल पी ए सी। क्यों हो जाएगा? ये ईच 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना भाई, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बने टेंजेंट के। अब तीसरी चीज एक और दे रखी है उसने, पी सी इजकल टू पी सी। ये देखो क्या है, ये कॉमन है, जो चीज आप निकाल रहे हो वो उसका रीजन लिखना पड़ेगा आगे। मैंने लिखा हुआ है रेडिया ईच ऑफ 90 डिग्री और कॉमन, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर राइटिंग में थोड़ा सा जल्दी की चक्कर में हो जाए तो। यहाँ तक समझ में। अब आप कह सकते हो कि दो ट्रायंगल जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो कौन कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे? पी बी सी, पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अच्छा देखो, इसको लिखने का तरीका भी आप कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ से लिखते हैं हम पी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी सी ए, क्योंकि देखो पी सी इजकल टू पी सी है ही है आपके पास, और एंगल बी देखो, अब फिर हमारे पास दूसरी क्या है, सी बी, बी सी मतलब रेडियस इजकल टू सी ए, ये भी है, और एंगल हमारे पास कौन सा, बी, एंगल बी इजकल टू एंगल ए है 90 डिग्री का, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट, वो भी हमें जरूरी जानना है। अब देखो एक एंगल है, दो साइड है हमारे पास, तो अब अगर साइड के इन दोनों साइड के बीच का ये वाला एंगल होता तो ऐसे ऐसे लग जाता, बट ये इसके तो है नहीं। लेकिन आप ये तो देख सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस होती है इसका मतलब RHS हो गया भाई, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये वाला रूल लगा के हम क्या हो जाएंगे, बाई RHS ये ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पी वी इजकल टू पी ए जो क्या है भाई, CPCT इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, CPCT के थ्रू इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको, देख लीजिए अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बार बार रिपीट करके वीडियो देखते रहिए, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। मतलब कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट, पहले हम एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। अब उसने बोला है कि रेशियो निकालना है किसका, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हम कोई से भी दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ये 4 5 हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये यहाँ पे हम ले लेंगे कौन सा, 1 and -3, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो फर्स्ट सेकंड को 1 क्या है, प्लस का है भाई, एक्स एक्सिस पे, बाई माइनस का, तो बाई माइनस का, ये इस तरीके से आ गया। अब ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा 0, क्योंकि बाई यहाँ पे है नहीं, तो बाई हो जाएगा 0। अब हमें निकालना क्या है, जब हम रेशियोज निकालते हैं, उसने बोला है कि ये वाले निकालने हैं आपको, M1 और M2 निकालना है। तो हम M1 M2 को K:1 में मान लेते हैं, लेट द रेशियो, ठीक है, लेट रेशियो, रेशियो क्या, K:1 मान लिया, मतलब कि ये M1 मान लिया और ये हमने M2 मान लिया, ठीक है, या M2 M1 ऐसे मान लो, किसी को जिस तरीके से मानना है आपको कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो अब हम करते क्या हैं, अब पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं, तो देखो जो हम सेक्शन फॉर्मूला निकालते थे, सेक्शन फॉर्मूला होता था आपका एक सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कहता था भैया आपका, ठीक है, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब बट x तो यहाँ पे x ही है, लेकिन y देखो यहाँ ध्यान से, तो आपके पास y क्या है, y इजकल टू क्या है, M1 y2 प्लस M2 y1, यही है कि नहीं है, M1 प्लस M2। अब यहाँ पे लगा सकते हैं, y हमारे पास यहाँ 0 है, y के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, M1 हमारे पास क्या है, M1 M2, M1 k है और M1/2। अब ठीक है, अब कोई सा भी मान लो, अब यहाँ मान लो मैं इसको ले लेता हूँ x1 y1 और ये x2 y2 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 प्लस M2 कितना हो जाएगा 1 और इंटू y1 कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है,
डिवाइडेड बाई के प्लस m1 प्लस m2, k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में जाकर k प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -3k प्लस 5 इजक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -3k इजक्वल टू -5। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इधर से इधर, तो k इजक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/3। इसका मतलब ये रेशियो आ गया k:1 का मतलब 5:3 रेशियो हमारे पास आ गया। ठीक है, आपके पास अगर आंसर की बिल्ली होगी तो शायद उसमें कुछ अलग आ रहा हो, गलत है वो एक्चुअली, क्योंकि डिवाइड एक्स एक्सेस कट कर रहा है तो मतलब y0 होगा, y0 होगा तो 5:3 रेशियो आ जाएगा हमारे पास। इसी से हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं अगर उसने पॉइंट पूछा हो तो, बट उसने अनुपात पूछा है। ठीक है, देख लीजिए, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अभी से इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है मैंने बहुत बार कराया है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो आप। ठीक है, फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ, पूरा लिखता नहीं हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है। ठीक है, ओके, ये वर्कशीट जो देखी हूँ इसमें वीडियोस में है। सो दैट √3 इज इरेशनल, वो कह रहा है कि जो √3 है इज एन इरेशनल नंबर है, वो प्रूफ करना है आपको। ठीक है, टू प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब देखो √3 एक इरेशनल नंबर है तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। क्या कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे? मैं मान लूंगा कि √3 जो है रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तो इसका मतलब a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस में लिख सकता हूँ? p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जब p/q रेशनल नंबर होते हैं उनकी कंडीशन ये कहते हैं p एंड q आर, ठीक है, बिलोंग्स टू द इंटीजर होते हैं, बट उसमें बोलता है कि ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स होते हैं मतलब सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या होती है कि जो सह अभाज्य संख्या होती हैं उन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास 2 और 3 है, 2/3 लिखा है, इसका मतलब इसमें कॉमन डिविजिबल केवल 1 है, या इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये उसका रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। Q नॉट इक्वल टू 0 तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो अब इसको प्रीवियस वीडियोज जो है उसमें देख लेना। ये वर्कशीट 5, 6, 7, 6 या 7 नहीं है, 2 या 3 भी जो वर्कशीट है नंबर की उसमें होगा ये। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कैसे स्क्वायर करते हैं जो भी है कंट्राडिक्शन से आप देख लेना। उसमें थोड़ी सी मेहनत करो आप भी, जब मैं कर रहा हूँ तो वीडियोज तो आप जाके देख ही सकते हो दूसरी वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 25। अब 25 क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसका आपने जीरो जो दे रखे हैं। तो मैं मान सकता हूँ अल्फा इजकल टू है 5 माइनस 2√3, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3√2। 3√2 एंड बीटा इजकल टू उसने दे रखा है 5 प्लस 3√2। ठीक है, अब ये आपके अल्फा एंड बीटा जीरो। अब उसने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कई तरीके से भी कर सकता। तो तब तुम जानते हो क्वाड्रेटिक मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बताई थी, बट ये मुझे लगता है कि ज़्यादा नंबर का है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन से आप तो कर नहीं सकते। तो इसको क्या करोगे, अब आप सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले फॉर्मूले से आप करो। ठीक है, मैं पहले डायरेक्ट वाला बता देता हूँ। डायरेक्ट वाला क्या होगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब इसमें सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। जब जोड़ोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा प्रोडक्ट अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 3√2। ठीक है, जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का लिख देता हूँ मैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये देखो 25 माइनस 3 3 9, 9 2 18, 18। ठीक है, 25 में से 18 कहेंगे 2 5 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट तो पुट कर सकते हो x² माइनस 10x
प्लस 7, ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। 0 लगा सकते हो, नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है 10/1 आ रहा है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सी अपॉन ए 7/1। तो आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो। देखो जो b माइनस ए 10 आया यहाँ पे, तो देखो 10 ये यहाँ पे आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, नीचे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बनी है यहाँ पे, ना लगाओगे तो भी बनी होता है, यहाँ पे भी हो जाएगा। और ये क्या कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वाले तरीके को ना करके आपको इस वाले तरीके को फॉलो करना है। यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे सम ऑफ जीरो, यहाँ पे पूरा लैंग्वेज लिखना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, क्योंकि ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा लेंथी पूरा करना ही पड़ेगा आपको। 1 मार्क्स का हो तो डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आ गया, क्वेश्चन आ गया 26 क्वेश्चन कह रहा है इफ 10a इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू दिया हुआ है उसने 3/4। 10a बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10a इज इक्वल टू 3/4, बहुत इजी सी क्वेश्चन है और सब एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, तो आप मेहनत करिए, एनसीईआरटी एग्जांपल जरूर पढ़ने हैं आपको। 10a इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब वो कह रहा है भाई वैल्यू मुझे निकालनी है, आपको वैल्यू निकाल कर दो किसकी 1/sin a की प्लस 1/cos a की, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में बताया है, देखो जब इस तरीके से बात करें, रेशियोज दे रखा हो तो आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना है, और ये a मान लो, ये b मान लो और ये c मान लो, जो एंगल वहाँ दे रखा है वही मान लो। 10a दे रखा तो 10a मैं यही मान लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10 थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखो वैसे तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए, तो ये 3 4 5 ही आएगा, ठीक है। और वैसे आप निकालोगे तो निकाल के भी देख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है परपेंडिकुलर कितना है 3 3 9 डायरेक्ट कर देता हूँ, बेस कितना है 4 चौक 16 9 16 25 हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 आ गया, इस तरीके से मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो अब यहाँ पे 1/sin है, तो 1/sin है, sin a की sin a बराबर क्या होता है sin थीटा, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, साइड में निकाल लेते हैं। sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर होता है कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना 5। अब दूसरा पूछा है उसने cos a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 3/5 लिख देंगे प्लस 1/4/5 लिख देंगे। इसको जब ऊपर पहुँचाएंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा उठ के। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 3 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। 4 3 12 हो गया, 4 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस 3 चौक 4 3 12 3 5 3 15, सही है, सही कर रहा हूँ ना, 4 3 12 3 चौक 12 4 5 20, ठीक है। ये हो जाएगा 35/12, 5 7 35, ठीक है, इतना ही आ जाएगा 35/12 आंसर आ जाएगा। इसको और डिवाइड सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 दूनी 24 36, 12 3 36 नहीं आएगा, 12 दूनी 24, 24 में से आएगा 24 1 1 11, इस तरीके से, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चलता, यही चलता है अच्छा, ठीक है। 35/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है। अगला है हमारे पास बीपीटी थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट का मतलब ये आपको स्टेटमेंट जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट एज इट की याद ही रहता है, आपको इसको चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है। तो ये कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ ए टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपको इसको समझा सकूं क्वेश्चन में, ठीक है। वो ये कह रहा है कि यदि कोई एक आपके पास इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिया हुआ है ए बी सी। यदि ए बी सी आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तब वो कह रहा है पैरेलल लाइन खींचनी है किसी भी। अब तो पैरेलल लाइन चाहे इसके भी खींच लो, आप इसके भी खींच लो, किसी के भी खींच लो। मान लो मैं इस तरीके से इसके पैरेलल मैंने कोई भी एक लाइन पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ की। जब वो कह रहा है पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करोगे तो वो दो साइड जो है आपको इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे भी कट कर रही है ये वाली लाइन, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है। जब वो कट करेगी तो उनका जो रेशियो होगा वो सबका इन दोनों लाइन का समान होगा। इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा। टू साइड्स आर डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। गिवन में क्या देखें, गिवन अब यहाँ पे मैं लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको। गिवन है, गिवन में हम क्या लिखेंगे, EF पैरेलल टू BC, ये दे रखा है। बाकी तो ट्रायंगल है गिवन, ये पता है ये ट्रायंगल EF पैरेलल टू BC, ठीक है। ये गिवन हो गया। अब गिवन के बाद है टू प्रूव। क्या प्रूव क्या करना है भाई हमें, ठीक है। तो प्रूव करना है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये इन दोनों इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। बाद में हमें जो है जब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं तो इसके बाद हम ये भी प्रूफ कर देते हैं कि AE अपॉन AB होता है और AF अपॉन AC भी होता है। मतलब ये जो रेशियो इस पूरे वाले ट्रायंगल के बराबर भी होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, और ये वाला ये रेशियो तो डिवाइड होते हैं। ये बाद में हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन है, देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, हम अपने हिसाब से जब अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर सब्जी में नमक कम लगता है तो हम अपने हिसाब से डाल लेते हैं, ठीक है। मतलब अब पता चल जाता है कि क्या चीज़ कम है, नमक कम है, मिर्ची कम है, क्या किस चीज़ कम है, उसके अनुसार हम करते हैं। अब देखो हमें रेशियो चाहिए, रेशियो दो ही तरीके से आ सकते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर हम देखो इसको इस तरीके से लिख लें तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा किसी का। ये वाली जो लाइन है मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, AE इंटू FC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू ये नहीं हो सकता क्या, AF इंटू EB नहीं हो सकता। अब देखो ये देखो यहाँ पे देखने के बाद आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये किन्हीं दो लाइन या दो साइड्स का रेशियो है, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है। अब इंटू होता है वो एरिया में ही होता है, एरिया में होता है कि नहीं होता है, पाइथागोरस होती है, पाइथागोरस में इंटू नहीं होता। प्रूफ करने के लिए ऐसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दो साइड्स हैं, दो साइड्स इनका क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो ये किस में निकालता है, एरिया में। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे तो एरिया निकाल ही नहीं सकते ट्रायंगल का, ट्रायंगल के बारे में दिया ही नहीं है। लेकिन ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हो गया M और ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास N। जब ये दो परपेंडिकुलर होगा तो हम वो लगा सकते हैं, कौन सा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल मिल जाएंगे, उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए नोट करिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अब जगह नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो गया, टू प्रूफ होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, अब प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ओके। अब हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। ध्यान रखना कि हमें चाहिए क्या और किस तरीके से निकाल सकते हैं, बस यही चीज़ है। जब उसने बोला है कि हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हमने जब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया तो पता चला कि भाई ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको एरिया से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एरिया से निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, क्या था प्रूफ, क्या करना था, मैं आपने लिख लिया होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। टू प्रूफ करना था हमारे पास AE अपॉन EB इजकल टू हमारे पास था AF अपॉन FC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने किया था, कंस्ट्रक्शन ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, क्या क्या चीज़ आपको लिखनी है। कंस्ट्रक्शन आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपने कहा भाई FN जो है परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से होता है, FN परपेंडिकुलर टू AB एंड, ठीक है, EM परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ज्वाइन, हमने ज्वाइन क्या किया है, ज्वाइन किया है E to C एंड, ठीक है, E to C एंड B to F, ये ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। या ज्वाइन डायरेक्ट भी सकते हो, ज्वाइन EC एंड F भी कर लिए।
अब इसके बाद हम करते हैं प्रूफ। ये आ जाएगा हमारे पास प्रूफ का फंडा है। अब प्रूफ करने के लिए देखो हमने क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लो भाई, एक ट्रायंगल ये लो, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 9th क्लास में आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, ठीक है, AEF सॉरी AEF का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या लेंगे, अब देखो बेस हम ये वाला ले रहे हैं, जब AE हम बेस ले रहे हैं तो उस पर हाइट जो परपेंडिकुलर यही तो है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, FN हो जाएगा। दूसरा क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB। देखो EFB, जब EFB आप एक ट्रायंगल देख रहे हो तो ये क्या कह रहे हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर बाहर होगा। ये वाला जब है, देखो मान लो इस तरीके से कोई एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो वो यहीं तो गिरेगा। जब इसको हम बढ़ा देंगे ना तो ये बाहर एक्सटीरियर में तो हो गया, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो यही हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, सिंपल सा EB इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, सिंपल सी वही हो जाएगी, NF हो जाएगी या FN, ठीक है, FN हो गया। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB इजकल टू, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, NF से N कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा AE अपॉन EB। AE अपॉन EB मिल गया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जगह कम है हमारे पास, ओके। अब सेम चीज़ ही हम यहाँ पे निकालेंगे। अब सेम चीज़ किसमें, इस वाले में निकालेंगे, सेम चीज़ इस वाले में, दूसरे वाले किस साइड से, दूसरे में, तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, ठीक है, AFE। अब हम बेस लेंगे AF, तो हाफ ऑफ बेस कितना हो जाएगा, हमने AF लिया इनटू हाइट, जब AF बेस लिया तो इस पर हाइट यही तो हो जाएगी EM हो जाएगा। बस दूसरा ले लेंगे सेम जैसे हमने पहले लिखा था एक्सटीरियर के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, FC सॉरी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये ECF के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा, FC इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, सेम EM हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE डिवाइडेड बाई AR लिख रहा हूँ, ये आगे AR लिखा है, EFC कैसे भी लिख लो, इसकल टू 1/2 से 1/2 कट, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा AF अपॉन FC, F अपॉन FC हो गया। अब देखो ये 2 हो गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास इक्वेशन हो गई। देखो इसमें EFB और EFB, ये तो ये वाला, ये ऊपर वाला AFE और AFE तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब देखो ये इक्वल नहीं है, ये और ये अगर इक्वल हो जाए किसी भी कंडीशन से तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। अब ये जानते हो आप कि ये दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है वो पैरेलल लाइन के बीच में, और पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस लाइन पे, इस वाली बेस पे ये है और इस वाले बेस पे ये ट्रायंगल है। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी दो ट्रायंगल होते हैं और वो सेम पैरेलल लाइन में, एक पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और सेम बेस पर बने होते हैं, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इस वजह से इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा लिख देते हैं बाई प्रॉपर्टी, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, बाई द थ्योरम। जब आपको आ नहीं रहा तो ये लिख सकते हो बाई द थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड AF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EB। जो हमने प्रूफ के लिए लिया था हमारे पास प्रूफ आ गया, ठीक है, आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो जब इसको मैंने एक बार बताया था कि AE अपॉन AEB की भी करेंगे तब हम इसको उल्टा कर देंगे, FC अपॉन AF प्लस 1 करेंगे, तो ठीक है, इसमें AF जो है AF में EB और जुड़ जाएगा तो पूरा AB आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स करके प्लस 1 करके।
आई होप ये समझ में आ गया होगा। 27 क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। ओके, हटाए, इरेज कर देते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारे पास, 28। भाई देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट थ्योरम पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट 3-4 ही थ्योरम है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये है पाइथागोरस वाली थ्योरम है। अच्छा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको एक बार करवा भी दूंगा टाइम रहते हुए, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भाई आपके पास साइन ए प्लस 2b इजकल टू 1/2 कहता है भाई आपके पास ये साइन ए प्लस 2b इजकल टू 1/2 है, और वो कह रहा है कॉस ए प्लस 4b इजकल टू आपके पास 1/√2 है। कह रहा है ए ग्रेटर देन बी देन फाइंड इट ए एंड बी, ये चीज़ है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये साइन है इधर और इधर 1/2 है, तो इससे तो बात बनने वाली है नहीं, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को साइन की टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती है, साइन 30 डिग्री की होती है। अब ये जब एंगल के बाद तो यहाँ पे कॉस ये हो जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है कि नहीं होती है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो अभी यहाँ से इस वाले से साइन से साइन कंपैरिजन करेंगे तो हम कह सकते हैं a प्लस 2, अच्छा लिख देता हूँ मैं ऑन कंपैरिजन, ठीक है। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2b इजकल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और a प्लस 4b इजकल टू 45 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। दो में से एक घटानी है, तो a प्लस 4b इजकल टू 45 डिग्री, किसी में से भी कोई सी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर आता है, ठीक है। 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, ये कट जाएगा, या माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2b इजकल टू, सॉरी ये 30 है, ठीक है, 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री बचेगा ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा भाई 15/2, 7.5 डिग्री हो जाएगा, 7.5 डिग्री हो जाएगा। देखो कहीं गलत तो नहीं कर दिए, a प्लस 2b a प्लस 4b साइन 30 कॉस 45 15 30 45 कट जाएगा 2b, ठीक है। अब यहाँ एक ही वैल्यू, अब एक ही वैल्यू निकालने के लिए किसी में भी रख दो, a प्लस 2b इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो एक ही वैल्यू के लिए हम क्या b 2 इंटू b कितना है हमारे पास, b हमारे पास 15/2 आ रहा है, 15/2 इजकल टू 30 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इजकल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 15, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक है। उसने बोला भी है कि a जो है b से बड़ा, तो a भाई 15 है और b जो है 7.5 डिग्री है और a 15 डिग्री है, तो हो भी गया, आ गया, ओके। अब देखिए 29 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, एक पार्ट तो समझ में आ रहा है, चलो मैं दूसरा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। 29 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इन ए फिगर OACBJ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से उन्होंने कोई एक फिगर बनाया है, मुझे लग रहा है जो पेपर बनाते हैं उनको रीचेक कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पेपर छाप दिया, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है OAB कहाँ से है, हम क्या लें इसको, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, ओ यहाँ मान लेते हैं, ए यहाँ मान लेते हैं, OABC, अच्छा इसको B माने, यहाँ डॉट मान लेते हैं, BAC, OABC क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर O, ठीक है। रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसने बोला है इफ़ OD इज
2 सेंटीमीटर। OD मतलब ये ऊपर को लाइन इस तरीके से खींचा ना उन्होंने, इस तरीके से बनाया हुआ है डायग्राम। तो OD का मतलब यही लगभग D होगा। OD 2 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक था, और ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट OABC, क्वाड्रेंट OABC का तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो इसका सिंपल सा आप निकालो, ज़्यादा टेंशन लो मत। सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते, क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है भाई आपका पाई आर स्क्वायर। अब उसने बोला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे भी ठीक है, इससे लगा सकते हो, तो 1/4 इंटू पाई कितना 22/7 लगा दो, आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्वाड्रेंट वाला लगा लो भाई, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे तो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90/360 तो 1/4 ऑलरेडी आ जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको और शॉर्ट करने का देखो मैं बता सकता हूँ आपको तरीका, सॉल्व आप ही कर लेना इसको। 22/7 35 3.5 है तो 35/10 हो जाएगा कि नहीं हो सकता? इंटू 35/10 दो बार लिख सकते हैं। 3.5 इंटू 3.5 तो मैंने हटा दिया। ठीक है, 7 पंजे 35, मतलब इसको सॉल्व करने में आसानी लगेगी। 5 2 10 हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपका अब आप सॉल्व कर सकते हो। 11 पंजे 55, लगभग ऐसे 11 पंजे 55, 5 बचेगा, 11 3 33, 33 और 5 38। ठीक है, बटा 4 नहीं 4 डिवाइड कर लो। वो ठीक है, जो भी आएगा उसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाला बोल रहा है भाई सेडेड इज, अभी सेडेड तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, सेडेड नहीं दे रखा तो हम कैसे कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि सेडेड उन्होंने ये वाला पोर्शन कहा होगा, ये वाला पोर्शन करा होगा। तो आप हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जो पहले हमने इससे पहले क्वेश्चन में लगाया था, बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। बेस इंटू हाइट के लिए उसके पास क्या है भाई? बेस आपके पास 3.5 है ही, और हाइट कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है उसने ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरीके से आपको 2 से 2 कट जाएगा तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ए मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ये तो भाई आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, जो मीडियन है, मीडियन का कौन सा दूसरा तीसरा कुछ ऐसे एग्जांपल है शायद। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे तो कर लोगे इसको। एग्जांपल ये है आपका, मोस्टली एग्जांपल इसमें दे रखे हैं। ठीक है, स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं, टाइम नहीं है हमारे पास। 0 to 100, 100 to 200, मैं लास्ट वाली लिख देता हूँ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 5, X, 12, 17, 20, Y, 9, 7 और 4। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। जब इस तरीके से दिया हुआ है तब वो कह रहा है कि इसका मीडियन आपको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई निकालनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला कहता है आपका फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इधर। मीडियन का फॉर्मूला है भाई L + Ny2 - CF/H। ठीक है, यही होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक F भी तो आता है कहीं पे, कहाँ? तो ये F इंटू H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए? L चाहिए, Ny2 चाहिए, CF चाहिए, H चाहिए और F चाहिए। L जो होती है लास्ट टर्म होती है। अब लास्ट टर्म पहले उसने दे रखी है कि 100, अब उसने 100 उसका टोटल बारंबारता है और उसने बोला 525। अब 525 है तो 525 किस में लाई करेगा? 525 करेगा 500 600 के बीच में, 500 500 इसके। अब तो पहले इसका CF, ये AF है और इसका CF निकाला था, CF 2। अब ये 2 इसमें अगली वाली जोड़ते जाते हैं, तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 + X हो जाएगा, 12 7 19 + X हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16, 36 + X हो जाएगा।
ठीक है, 916 1 और 2 3, ठीक है। अभी हो जाएगा 56 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसमें जोड़ोगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा भाई। अब इसमें 9 और जोड़ लो, 9 6 15, 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। सी एफ लिखने का तरीका मैंने बताया, पीछे वाले में सबको ऐड करते जाते हैं। अब इसमें मीडियन हमारी 525 है, ये हमारे पास 500 से 600 है, 400 से 500 है, 300 से 400 है, 200 से 300 है। अब 525 है, देखो 525 इसके बीच में आएगा ना, लगभग कहीं ना कहीं 500 600 के बीच में आएगा 525। तो ये हमारी होगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गई, तो इसकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है एल, तो वो हो जाएगी आपके पास 500। n/2, n हमारे साथ 100 है, तो n/2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 50 हो गया n/2। CF क्या, CF होती है प्रीवियस, ठीक है। जो मीडियन क्लास होती है उसकी प्रीवियस जो टर्म होती है, ठीक है, CF होती है, वो लेके जाती है हमारे पास। तो CF हमारे पास हो जाएगी 36 प्लस एक्स हो जाएगी। उसका F फ्रिक्वेंसी ये है, ये हमारे पास, ठीक है। F20 है हमारे पास, और H कितना है, H क्लास हाइट कितना 100, H हो जाएगी हमारे पास, H हो जाएगी 100 और F हो जाएगी 20, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें आ जाएगा। तो x प्लस वाई एक यहाँ से बनेगी आपकी इक्वेशन, एक यहाँ से कौन सी बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस 76 इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 70 जाते तो 30 बचते, बट 6 ऊपर है तो 4 लगा दो तो 24 बचेगा, ठीक है। x प्लस वाई 24 एक यहाँ से बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक x प्लस वाई की इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। फिर x प्लस वाई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे, इनको सॉल्व कर देना, आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। कोई समझ में ना आए फिर भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें देख लेना, आपको मैंने समझा दिया है, ओके। अब ये 30 हो गया, 29 हो गया, अब 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ऑन। घर पे लॉकडाउन में यही करेंगे, आपने कार्ड ही खेले होंगे और करेंगे क्या होंगे, 31 क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी, 52 ताश के पत्ते भाई आपके पास, ओके। उसने बोला है कि पहला एक कार्ड ऑफ स्पेड का कार्ड है, मतलब हुक्म का पत्ता। अब ये हुक्म का पत्ता देखो 13 होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में 26 होते हैं, 6 दूनी वाला 26 26 52, फिर 13 13 13 और 13, ठीक है। ये 52 पत्ते गड्डी हो गई, ये रेड होते हैं और ये ब्लैक, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। उसके बाद रेड में होते हैं 2 और हुक्म में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हिंदी में बताऊं तो इसमें एक ईंट होती है और एक पान होती है, इसमें एक हुक्म होता है, एक चिड़ी होता है, ठीक है। और तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेड के 13 13 और ब्लैक के 13 13। तो इसने बोला भाई एक स्पेड, और स्पेड होता है ब्लैक कलर का। तो स्पेड के टोटल पत्ते कितने होते हैं, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 13 13 बटे 52, तो 13 चौका 52 बटे हमारी 4 आ जाएगी। बोला आइदर ए किंग, राजा या रानी हो, मतलब राजा या रानी आए, ठीक है। तो एक में एक राजा होता है, एक रानी होती है, 1 + 1। एक में एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी, एक राजा एक रानी, 4 + 4 8 हो गए। तो ये 8 बटे 52, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाओ, 4 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 2 बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले का PE1। थर्ड वाला का PE2 हो जाएगा। वो क्या कहता है भाई, नाइदर इज एक नॉर ए किंग, ठीक है। ना राजा हो ना गुलाम हो, ना राजा हो ना गुलाम हो, एक राजा और एक गुलाम। इसमें एक राजा होगा एक गुलाम हो जाए, एक राजा एक गुलाम, एक राजा एक गुलाम, एक राजा एक गुलाम, ठीक है। तो 2 2 4 6 8 8 घटा दो, तो 52 में से 8 घटाओगे, 52 देखो 52 8 घटाने के लिए 6 + 2 ले होगा, 2 घट गए तो 6 उधर से गए, तो मतलब 6 उधर से 44 हो गए, 44 बटा 52 हो गए, ठीक है। 44 बटा 52, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आपका आ जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भाई आपका, क्वेश्चन था 32 कहता है भाई फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म। भाई 31वां पद निकालना है आपका, कौन सा निकालना है? 31वां। ये 31वां 31st पद निकालना है उसको। जब उसने बोला है कि एक एपी है, उसका A11 आपको दिया हुआ है इसने 38 और A16 दिया हुआ है उसको 73। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब A निकालना है आपको, प्लस n माइनस 1 का मतलब 11 पूछा है, तो 11 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 11 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू कितना दे रखा? 38। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? A प्लस 10D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? A प्लस 10D इसको 38, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे A 16 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, A प्लस 15D, क्योंकि एक माइनस हो रहा है ना, वहाँ पे भी एक माइनस हुआ था, इजकल टू 73। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, समीकरण हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे उनके लिए कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पर, हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो A प्लस 15D इजकल टू 73 घटा दो इसमें से, A प्लस 10D इजकल टू भाई कितना? 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, 5D बचेगा। 5D बराबर 13 में से 8 गए 5 बचेंगे। ठीक है, 5, 6 में से 3 गए 3, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 5 7 35, 7 आ जाएगा D। और जब D 7 आ गया तो A की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले में रख दो हम। A इजकल टू नहीं, पहले A प्लस कर देते हैं। ठीक है, 10 इंटू डी की वैल्यू 7 आ जाएगी, इजकल टू 38 है। ठीक है, तो A इजकल टू 38 माइनस 70 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 35 और 35 3 और 2 मतलब 32 आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। A बराबर माइनस 32 आ जाएगा। अब A31 पूछा है भाई उसने, A31 पूछा, तो A31 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 30D, A प्लस 32 हो जाएगा। A भाई माइनस 32 है, प्लस 30 इंटू डी कितना है? 7 आ जा रहा है हमारे पास। ठीक है, 7 3 21 माइनस 32 प्लस 7 1 210। ठीक है, इसको घटा दो। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 बचेगा, इधर फिर 10 3 7 178। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये 32 हो गया। 33 नोट डाउन क्या करोगे आप? देखते रहना, आपके पास ये वीडियो रहेगी, पॉज कर करके, जैसे भी आपने चला के रोक के देखते रहो भाई आप। 33 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। इन द फिगर line segment XY is parallel to the side AC of triangle ABC and it divide the triangle in the two parts of equal area. Find the ratio. Okay. देखो भाई, इस तरीके से वो दे रखा है इसको उसने, ये है A B और C, ये X है और ये Y है। ठीक है, तो ABC में उसने बोला है कि चित्र में रेखाखंड XY ABC को भुजा AC के समांतर है। ठीक है, ये समांतर पैरेलल दे रखे हैं तथा ये त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो बोला कि AX अपॉन AB का अनुपात निकालिए। AX अपॉन AB का अनुपात निकालना है भाई। ठीक है, ये 1 और ये 1 मतलब एरिया का मैंने ले लिया 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखो आपने एक पढ़ा होगा कि क्या होगा, इस एक मतलब आपकी थ्योरम थी, वो ये थ्योरम ये कहते थे इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से, मतलब ABC, चलो XY ले लेते हैं, EF लेते हैं, चलो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो ये कहता था, इसका मतलब कहने का ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो बराबर होगा इसकी साइड्स के रेशियो को बराबर होगा ए अपॉन ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ए एफ अपॉन ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसके और इसको भी ले लेते हैं। तो अब हमारे पास भी भाई इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ये इस तरीके से लिखें बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए इजकल टू हो जाएगा हमारे पास बी एक्स अपॉन बी ए या ए बी क्या होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसने पूछा है कि रेशियो निकालना ए एक्स अपॉन ए बी का, ए एक्स अपॉन ए बी निकालना भी उसको चाहिए ए एक्स अपॉन ए बी, उल्टा चाहिए उसको। उल्टा चाहिए होगा तो उल्टा करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे भाई। इसको मान लो इसको स्क्वायर कर लें, देखो ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब इसमें से हम माइनस करते जाएंगे तो जब ये बराबर बराबर इसमें इक्वल एरिया हो रहा है, लेकिन जो दूसरा ए बी सी है, ए बी सी क्या है पूरा 2 टाइम, एक और एक 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/2 हमारे पास बचा बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें उसने पूछा है हमारे पास ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए, उसको चाहिए ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए। अब ये वाला चाहिए उसको, ये वाला नहीं चाहिए, तो हम इसको रिवर्स करके जब हम इसको उल्टा कर देंगे, मान लो इस तरीके से कर देंगे, एक बार बी ए अपॉन बी एक्स -1 करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके ये नहीं लिख सकते हैं बी ए माइनस बी एक्स अपॉन बी एक्स, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा ए एक्स अपॉन बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स अपॉन बी एक्स आ जाएगा। अब हमें चाहिए ए बी, हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें +1 कर देंगे, +1 का ये और ये दोनों जोड़ देंगे, तो ये कितना 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो √2 1 अपॉन √2 इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बैटरी भी जा रही है। ठीक है, एक पार्ट अगले जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, जब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए आप।